नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी ने जो है वो देख ही लिया होगा HPRC की साइट पे कि जिन्होंने CBSE JBT कमीशन का एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ठीक है, 13, 14 और 16 तारीख को जो है वो दो शिफ्ट में जो है आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है अब हमारे को जो है वो तैयारी जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो तेज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 ही चैप्टर आपके बाकी बचते हैं, उनको हम जो है उससे पहले पहले जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और जिन्होंने अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखा है, आप जो है वो स्पीड को डबल करके जो है इन क्लासेस को जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। और पटवारी वाले स्टूडेंट के लिए भी जो है ये वाली क्लासेस सेम टू सेम रहने वाली हैं। CBSE JBT कमीशन और पटवारी के लिए साइंस का सिलेबस जो है वो दोनों के लिए सेम है, तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और आपको जिन्होंने पिछला JBT कमीशन दिया है उनको भी यहाँ से क्वेश्चन पता चली जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अब वाले जो JBT कमीशन है उसमें भी आप लोगों को यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है उसके बारे में बात करेंगे। और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीवन की मूलभूत इकाई है इसको हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि इसमें हम सेल के बारे में बात करेंगे, सेल थ्योरी के बारे में, सेल ऑर्गेनलीज के बारे में बहुत से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, और वैसे ही फूड रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। इसी चैप्टर या इसी जो भी HPRC ने सिलेबस दिया है इसमें एक हमारा जो है वो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू से रिलेटेड भी आपका जो है वो पॉइंट बनता था बीच में, बट वो मैंने इस चैप्टर में नहीं करवाया है आपको, क्योंकि उसके लिए एक अलग क्लास मैंने 2-3 पार्ट्स में जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चैप्टर्स जो है वो रहने वाला है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई, इसको हम जो है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमारे पास बनता है, हु डिस्कवर्ड द सेल, यानी कि कोशिका की खोज जो है वो किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है, रॉबर्ट ब्राउन या स्लाइडेन या फिर विर्खो ने की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सभी को पता है इस चीज़ का कि रॉबर्ट हुक ने जो है वो कोशिका की खोज की है। कोशिका है क्या? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ठीक है, और ये जो सेल होते हैं सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा था सेल से रिलेटेड, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दिए कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे जो है वो सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, और रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने खोज की है किसकी? सेल की। ठीक है, या डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क भी अगर आपसे पूछा जाए तब भी रॉबर्ट हुक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक और आगे आपको क्वेश्चन जहाँ पे आते चलेंगे ना, वहाँ पे मैं आपको उन चीज़ों के बारे में फास्ट बताऊंगी अगर इनसे रिलेटेड आते। जैसे कि आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन भी आपके पास ऑप्शन है, इसका तो ये आंसर हो गया, रॉबर्ट हुक सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो न्यूक्लियस यानी कि जो नाभिक है उसकी खोज की थी। आगे हम इस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तीसरा आपके पास है यहाँ पे स्लाइडेन जो है, वो स्लाइडेन ने जो है इन्होंने सेल थ्योरी जो है वो दी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेल थ्योरी है या सेल का सिद्धांत है, कोशिका का सिद्धांत है, वो किसने दिया है? स्लाइडेन ने दिया है। मथियास स्लाइडेन इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और जो यहाँ पे विर्को है, विर्को ने क्या किया था? ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये यहाँ पे इन्होंने कहा था कि सारे के सारे सेल्स जो है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उनसे अराइज होते हैं, ये विर्को ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू स्टडी सेल्स, सेल्स की स्टडी के लिए हम जो है वो किसका यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, बैरोमीटर। तो माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं सेल्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीस्कोप का यूज़ किसके लिए करते हैं, दूरबीन, दूर की चीज़ों को देखने के लिए। पेरिस्कोप का यूज़ जो है वो कहाँ पे किया जाता है, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस वाला पॉइंट कहा था मैंने, पनडुब्बियों में हम पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। और बैरोमीटर का यूज़ जो है वो वायुदाब को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यही मैंने अभी आपको बताया था, सेल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सारे के सारे जो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। हु गेव द थ्योरी, सेल थ्योरी, अभी मैंने आपको ये भी बताया था पीछे कि सेल थ्योरी का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वहीं पर हुक एंड ब्राउन की जब बात करें तो न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, इतना आपने याद रखना है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेटेड दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम, ये भी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किसने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनी होती हैं सारी की सारी सेल्स। ये कहा था विर्को ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिलेबस में गिवन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अच्छा, उससे पहले ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाने से पहले यहाँ पे इस चीज़ को देख लेंगे। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाला मैंने आपको बता दिया। चलो आगे कोशिका में नाम आएंगे वैसे तो, चलो मैं वहाँ पे बताती हूँ, फिर होगा तो लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं पहले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फुली परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड आपको जो है वो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। आउटर कवरिंग ऑफ सेल जो है उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सी जो सबसे बाहर वाली जो आउटर कवरिंग होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, सेल की, कोशिका की बाहरी झिल्ली बोल सकते हैं, आउटर कवरिंग। ये बनती किससे है, जो प्लाज्मा झिल्ली है ये बनती है आपकी लिपिड से और प्रोटीन से बनी होती है आपकी प्लाज्मा झिल्ली। लिपिड्स और प्रोटीन से आउटर कवरिंग आपकी प्लाज्मा झिल्ली है, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब ये इसका काम क्या है, फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस अंदर आना है बाहर जाना है, उस चीज़ को कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, यानी कि जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से जल की गति कहलाती है उसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहेंगे उसे, या फिर जो है वो ऑस्मोसिस है, ट्रांसपिरेशन है, या रेस्पिरेशन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, एक होता है आपका ऑस्मोसिस और एक होता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, जब जो है वो परमिएबल वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जब वाटर की मूवमेंट जो है एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से जल की गति होती है, उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। वहीं पर अगर जो है वो डिफ्यूजन की बात की जाए तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे उच्च सांद्रता से यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट होती है उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस आपको पता चल गया, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस है, और यहाँ पे डिफ्यूजन अभी मैंने आपको बता दिया कि डिफ्यूजन क्या है, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो सब्सटेंस की मूवमेंट होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। अभी इसी चीज़ के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था।
अब सेल वॉल के ऊपर बात करते हैं। सेल वॉल का आपको पता होना चाहिए, जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो कोशिका भित्ति जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, सेल वॉल। तो ये जो है वो सिर्फ एनिमल्स में या सिर्फ प्लांट्स में या दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स में, या नन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ जो कोशिका भित्ति है ये प्लांट्स में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्लांट सेल्स ओनली, केवल पादप कोशिका में सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। ठीक है, और ये बनी किससे होती है, ध्यान रखिएगा, जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज से बनी होती है, मेड ऑफ सेल्यूलोज। और ये जो यहाँ पे, चलो मैं लिख देती हूँ कि ये बनी किससे होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्लांट शेल्स में जो है वो प्रेजेंट होती है सिर्फ, और ये क्या करता है, गिव्स शेप। जो कोशिका, ये जो सेल वॉल बनी होती है, एक तो ये शेप देती है और दूसरी चीज़ ये किसी चीज़ को जो है वो रिजिड बनाती है, रिजिडिटी यानी कि कठोरता देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल वॉल इन प्लांट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट सेल्स में जो है वो सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, ये हमने पढ़ा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्रक है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ये क्या कंटेन करता है, इसमें जो है न्यूक्लियस में एक तो क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंटेन करता है और इसमें जीन्स होते हैं, कंटेन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। कौन, जो न्यूक्लियस है ये क्रोमोसोम्स और जीन्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे कि किसने जो है वो न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, जो क्रोमोसोम्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन के, आरएनए के बने होते हैं, लिपिड के या स्टार्च के। तो करेक्ट आंसर होगा जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स और जीन्स कंटेन करता है न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने उसकी खोज की थी। क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये करता क्या है, जो आपका न्यूक्लियस है, एक तो मैंने बता दिया कि ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, क्रोमोसोम्स और जीन्स कंटेन करता है, और सारी की सारी जो भी सेल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उन सभी को कंट्रोल, सेल जो भी एक्टिविटी करता है, सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये करेगा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को भी कैरी करता है। ठीक, इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स और जीन्स की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए को कंटेन करता है, और जो जीन्स होते हैं वो हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं। इतनी आपने यहाँ पे याद रखना है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन, जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जीन्स जो है वो राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में, वैक्यूल्स में, या फिर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अभी हमने बात की थी कि जो आपके क्रोमोसोम्स है वो डीएनए कंटेन करते हैं, तो ये जो जीन्स है ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स में लोकेटेड होते हैं। क्रोमोसोम्स में जो है वो जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य एवं कोशिकांग के बारे में कि कोशिका द्रव्य क्या है। द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल, कोई सेल है उसके अंदर जो जेली की तरह, अंदर जेली की जैसी संरचना होती है, जेली की तरह पदार्थ होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेलीज जो होती हैं रिमेन्स सस्पेंडेड इन इट, हमेशा सस्पेंड होती हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिकांग की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे कि कौन सा कोशिकांग है जिसे हम जो है वो शक्ति घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और ये करता क्या है, ये जो है वो एटीपी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा, एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे इतनी जो आपने याद रखना है, एनर्जी है, प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दो आपने इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी प्रोड्यूस कौन करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया।
नेक्स्ट है एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन, अभी हमने बात कर ली कि एटीपी का निर्माण जो है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेलीज कंटेन क्लोरोफिल, किस कोशिकांग में क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लोरोफिल के बारे में बात कर रहे थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, जो फोटोसिंथेसिस है प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर न्यूक्लियस में, या गोल्गी बॉडी में, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। ध्यान दीजिएगा, जो सेल ऑर्गेनेली जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो राइबोसोम्स हैं वो किस चीज़ के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राइबोसोम्स के बारे में भी, जैसे लाइसोसोम है वैसे ही आपके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, या फोटोसिंथेसिस के लिए। करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो राइबोसोम्स हैं वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, साइट इनको, ये जो आपके राइबोसोम्स हैं, एक तो हमने बोला कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरा हम इनको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। पीएस लिख रही हूँ कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, और ये कैसी है, नॉन मेम्ब्रस ऑर्गेनली बोलते हैं इसको। ठीक है, राइबोसोम्स को क्या कहेंगे, नॉन मेम्ब्रस ऑर्गेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग जो है वो किसको कहा जाता है, तो सुसाइडल बैग जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और ये क्या कंटेन करता है, सुसाइडल बैग तो हमने इसको बोल दिया, और ये कंटेन करता है जो भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो है ये कंटेन करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्जाई अपरेटस इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन, गोल्जाई तंत्र मुख्यतः किस कार्य में शामिल होता है, तो ये जो है प्रोटीन की पैकेजिंग में और सिक्रेशन में जो है वो शामिल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की पैकेजिंग में जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और लाइसोसोम को फॉर्म करने में, ठीक है, जो लाइसोसोम्स हैं उनको बनाने में, फॉर्म करने में भी जो है वो गोल्जाई तंत्र जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, प्रोटीन की पैकेजिंग में और लाइसोसोम को फॉर्म करने में गोल्जाई अपरेटस इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसको हम ईआर के नाम से भी जानते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो टाइप का होता है, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प किस चीज़ में करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, डाइजेशन, सेल डिवीजन या एक्सक्रीशन। करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, पदार्थों के परिवहन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करता है। पहली आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपका मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है, रफ में जो है आपके जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसमें जो आपके लिपिड्स की सिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी, लिपिड की सिंथेसिस होती है। और वहीं पर अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो आपके जो राइबोसोम्स हैं वो एब्सेंट होंगे और जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी यही बात आ गई कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ की सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो ये जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सॉरी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की बात हो रही है, रफ की नहीं। रफ एंडोप्लाज्मिक में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में जो है वो लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स रफ, क्यों जो है वो रफ लगता है, क्योंकि
खुरदुरा दिखाई देता है वैक्यूल्स की वजह से, राइबोसोम्स की वजह से, लाइसोसोम्स की वजह से या क्रोमोसोम्स की वजह से। तो राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं इसमें, इसी वजह से ये जो है वो हमें खुरदरा लगता है। ठीक है, तो प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट नहीं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की वजह से इसका जो सरफेस है वो हमें रफ लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज वैक्यूल्स आर जनरली फाउंड इन, जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में या फंगल सेल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लार्ज इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो वैक्यूल्स है, लार्ज है, स्मॉल है, जो भी है, तो हमने बोल दिया कि वैक्यूल्स यानी कि जिन्हें रिक्तिका कहा जा रहा है हिंदी में, तो ये स्टोर करते हैं वाटर को और फूड को, खाने को और पानी को जो है स्टोर कौन करता है? ये कर रहे हैं वैक्यूल्स करते हैं। और यहाँ ये लार्ज इन प्लांट सेल्स में लार्ज होते हैं वैक्यूल्स। द फ्लूइड इनसाइड वैक्यूल, जो वैक्यूल्स के अंदर फ्लूइड होता है, रिक्तिका के अंदर जो द्रव होता है, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सेल सैप, साइटोप्लाज्म या मैट्रिक्स। तो करेक्ट आंसर होगा उसको सेल सैप कहा जाता है, कोशिका रस कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में भी आपने पढ़ा है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि प्रोकैरियोट सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, किस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? अमीबा में, बैक्टीरिया में, पैरामीशियम में या फंगाई में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बैक्टीरिया में जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया आपने ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको मतलब जो और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नो ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट में नो ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे असली न्यूक्लियस नहीं होता है, जस्ट ऐसे लगता है हमें कि ये न्यूक्लियस है, लेकिन नो ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं। आप बैक्टीरिया में देख सकते हो, कोई आपको वहाँ पे नाभिक नहीं मिलेगा, कोई भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, कोई जो ऑर्गेनलीज, नो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज वहाँ पे नहीं है। प्रिमिटिव सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इतना आपने ध्यान रखना प्रोकैरियोट में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो अभी हमने बात की ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्लांट, और यहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल से आगे यूकैरियोट के बारे में भी जान लेते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, TN मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। इसका एग्जाम्पल है जो भी आपकी प्लांट और एनिमल्स के जो सेल है ना, वो आते हैं आपके यूकैरियोट में। ठीक है, एडवांस्ड सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ना कि प्रिमिटिव सेल होता है, एडवांस्ड सेल है यहाँ पर। ठीक है, और ट्रू न्यूक्लियस मैंने जो बताया याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में भी पता होना चाहिए कि प्लांट सेल्स में क्या क्या होता है, एनिमल सेल्स में क्या होता है। ठीक, तो विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में कौन सी चीज़ जो है वो एब्सेंट होती है? तो सेल वॉल होती है सिर्फ प्लांट में, हमने पीछे पढ़ा था। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपने ये याद रखना यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे वो दिया नहीं है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है हमने ये बाकी बहुत सी चीज़ें देखी थी, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही थी। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो भी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। अभी हमने बात की थी कि प्लांट में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें स्मॉल वैक्यूल्स होंगे। तो तीन चीज़ें याद रखना, सेल वॉल नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, और वैक्यूल्स जो है वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, वहीं पर आगे क्वेश्चन है, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन,
प्लास्टिड्स जो है वो कहाँ पर जो है वो होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बोथ में या नन? तो करेक्ट आंसर है प्लांट सेल्स में जो है वो प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। इतनी चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। प्लास्टिड भी प्रेजेंट ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट डिवीजन, सेल डिवीजन की बात करें अगर हम, जैसे कोशिका के विभाजन की, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड। बोला जा रहा है कि नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसमें नई कोशिकाएं बनती हैं? तो रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, न्यूक्लियस या फिर न्यूट्रिशन या एक्सक्रीशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उसको सेल डिवीजन। जिसमें नई कोशिकाएं बन रही है ना, तो डिवाइड हो रही हैं तभी तो बन रही हैं, तो उसको सेल डिवीजन कहा जाता है, नई कोशिकाओं के बनने की प्रोसेस को। अब माइटोसिस और मियोसिस यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस आती हैं। तो माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता कहाँ पे है, क्या है ये? सोमेटिक सेल्स में है, सेक्स सेल्स है, गैमेट्स है, पॉलन ग्रेन्स है, क्या है ये? माइटोसिस होता है तो ये जो है वो है आपका माइटोसिस। देखो पहली बात यहाँ पे इसका आंसर जानने से पहले, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बॉडी सेल्स में, अकर्स इन बॉडी सेल, अकर्स इन बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स जो नंबर हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? क्रोमोसोम्स का माइटोसिस में सेम रहता है, जो क्रोमोसोम नंबर है। समसूत्री विभाजन कहा जाता है माइटोसिस को, याद रखिएगा। और ये जो है वो हेल्प करता है आपकी ग्रोथ करने में, माइटोसिस हेल्प करेगा, रिपेयर करनी है उसमें जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है माइटोसिस से रिलेटेड, कि बॉडी सेल्स, अकर्स इन बॉडी सेल्स में होता है ये, सेम ग्रोथ जो है यहाँ पे जो है वो सेम रहती है, और यहाँ पर ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है, और इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है माइटोसिस में, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो माइटोसिस है क्या? सोमेटिक सेल है, सेल सेल है, गैमेट सेल है, तो ये होगा आपका सोमेटिक सेल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने कहा कि अकर्स इन बॉडी सेल्स, तो ये देह कोशिकाएं हम इनको बोल सकते हैं बॉडी सेल्स को, तो ये सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मियोसिस रिजल्ट इन, जो मियोसिस है अर्धसूत्री विभाजन इसको बोला जा रहा है। तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनता क्या है? पहली बात तो ये जो मियोसिस है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। प्रजनन कोशिकाओं में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो है ये प्रेजेंट होती है, अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्रोमोसोम नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाता है? हाफ। अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस पे सेम रहता है, और मियोसिस पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या करता है? जो गैमीट्स होते हैं ना, गैमीट्स को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? माइटोसिस गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं, और फूड रिसोर्सेज में भी इम्प्रूवमेंट ये लाते हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इतनी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। 2 चीज़ें आपने मेन याद रखनी है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होती है ये, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं और गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब बोला क्या जा रहा था कि मियोसिस का रिजल्ट क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? 2 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स, 1 डॉटर सेल, 8 डॉटर सेल। तो करेक्ट आंसर होगा 4 डॉटर सेल्स। अर्धसूत्री विभाजन में कितनी बनती है? 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम आफ्टर, क्रोमोसोम नंबर सेम कब होता है? अभी मैंने बताया था माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, और मियोसिस में हाफ हो जाता है। नेक्स्ट है मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है स्किन सेल्स में, त्वचा कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में, गैमीट्स में, अस्थि कोशिकाओं में। तो ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है मियोसिस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे एक खाद्य संसाधनों में सुरक्षा से रिलेटेड, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन हमारे पास सबसे पहले है कि किस टाइम पे कौन सी फसल है, कौन सी फसल कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, रवि क्रॉप कौन सी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि खरीफ की फसल कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, वीट, मस्टर्ड, राइस या ग्राम। तो खरीफ क्रॉप पे के अंदर कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है, ठीक है।
तो खरीफ क्रॉप के अंदर आपने ध्यान रखना है कि आपका जो राइस है यानी कि चावल हो गया और जो मेज़ है वो आते हैं आपके खरीफ क्रॉप के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो खरीफ क्रॉप के अंदर आएगा। ठीक है, और मेज़ यहाँ पे दिया नहीं है, मक्का, वो भी आपका खरीफ क्रॉप के अंदर ही आता है। अगर हम वीट की बात करें, गेहूं है, मस्टर्ड है, ग्राम है, ये सारी रबी क्रॉप के अंदर आती हैं। ठीक है, विच क्रॉप इज ग्रोन इन विंटर सीजन, जो विंटर है यानी कि शीत ऋतु में उगाई जाती है, जब बारिश की ज़रूरत होती है, तो वो कौन सी फसल है, तो वो है आपकी वीट यानी कि गेहूं। गेहूं तभी उगाई जाती है जब जो है वो बारिश होती है, शीत ऋतु की, विंटर सीजन की बात करें, एग्जैक्ट बारिश की बात नहीं कर रहे हैं, जब ठंड होती है तो उस टाइम पे जो है वो गेहूं उगाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो गेहूं है ये कैसी क्रॉप है, ये एक रबी क्रॉप है, रबी फसल है। तो रबी फसलें जो है वो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। तो जो भी ठंड के मौसम पे उगाई जाने वाली फसलें हैं ना, वो रबी क्रॉप है। अगर हम बात करें मेज़ की, मक्का की, तो ये एक खरीफ क्रॉप है। क्यों? क्योंकि ये गर्मियों में उगाई जा रही है ना, इसको हम आजकल में बोते हैं। ठीक, और उसके अलावा जो है आगे बात करें, यहाँ पे इतनी चीज़, वीट हो गया, ग्राम हो गया, ये आपकी किसके अंदर आती हैं, वीट और ग्राम आती है आपकी विंटर सीजन में, जिनको हम उगाते हैं रबी क्रॉप के अंदर। ठीक है, और राइस और मेज़ की अगर हम बात करें, ये दोनों जो है ये खरीफ क्रॉप है, क्योंकि राइस भी विंटर सीजन में उगाए जाते हैं और मक्का भी विंटर सीजन में ही उगाया जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा सॉरी, विंटर सीजन में नहीं, मैं उल्टा बता गई, फिर से मैं इस चीज़ को आपको क्लैरिफाई करा देती हूँ। जो वीट है ना, गेहूं, ये आपका रबी क्रॉप है और ये विंटर सीजन में उगाई जाती है। और जो गर्मियों में जो ये खरीफ क्रॉप है, जो मेज़ है आपका, राइस है, ये दोनों जो है वो खरीफ क्रॉप है और ये जो है वो गर्मियों में जो है वो समर सीजन में उगाई जाने वाली फसलें हैं। ठीक, आगे चलते हैं। रबी क्रॉप्स आर शोन इन, जो रबी क्रॉप है, अभी मैंने आपको बता दिया पीछे कि रबी क्रॉप्स जो है वो कौन से मौसम पे है, समर में, रेनी में, विंटर में, तो ये जो है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, रबी क्रॉप में मैंने क्या बताया आपको एग्जाम्पल, जो आपका वीट है, ग्राम है यानी कि चने हैं, तो ये जो है वो कैसा है, ये सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें हैं, है ना। और जो आपका यहाँ पे खरीफ क्रॉप है, जैसे आपका राइस है और जो आपका मेज़ है, ये गर्मियों में उगाई जाने वाली फसलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन को ही करेंगे और इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी और अच्छे से आप इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, पेपर के लिए थोड़ा ही टाइम बचा है, पेपर से पहले ये सारी चीज़ें आराम से मैं आप लोगों को जो है वो साइंस का सिलेबस जो है वो पूरा करवा दूंगी। तो जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, अभी आपके पास जो है वो सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से इन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि पेपर के लिए CBSE JBT कमीशन के लिए जो है वो पेपर में आपके क्वेश्चंस जो है वो 120 रहने वाले हैं। तो आपको बाकी मैथ्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलने वाला है, तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छा करना है ताकि आप उन चीज़ों के लिए टाइम बना सको। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को जैसे ही कोई भी क्लास अपलोड होती है तो आप लोगों को क्लास जो है वो देखने को मिल जाए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। 2 पार्ट में आपका ये वाला जो चैप्टर है वो चलेगा। थैंक यू।